आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर पढ़ना, जो कि चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई आर्ट्स क्या होता है। तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वैसे वैसे हम कवर करते हैं। पहला टॉपिक ये है, व्हाट इज़ आर्ट्स। देखते हैं। देखो, इंसान के फितरत में ही होता है कि वो शेयर करे अपने एक्सपीरियंस को, अपने विजडम मतलब नॉलेज को, अपने इमोशंस को। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैंने इसको क्या बोल दिया कि भाई इंसान के फितरत में ही होता है कि वो शेयर करे। किन चीज़ों को शेयर करे? अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को। अच्छा, विजडम और नॉलेज में डिफरेंस होता है, पर अभी के लिए बस समझ जाओ विजडम मतलब क्या है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा नॉलेज। और अपने इमोशंस को इंसान ये शेयर करना चाहता है। तुम्हारे मन में यहीं पे क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका कैसे हम ये माने कि ये इंसान की फितरत है कि वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता है। देखो, मान लो तुम कहीं घूमने जाते हो और अक्सर तुमने देखा होगा जब हम घूमने जाते हैं, तुम मेरे ही चैनल पे देखो कि मैं कई बार शॉर्ट्स डालता हूँ। कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मैं शॉर्ट्स ज़रूर कोई ना कोई डाल देता हूँ। तो वो मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि इंसान के फितरत में ही है, वो इंसान के फितरत में है कि जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो उसे क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। ठीक है, तो मेरा वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस होता है, हालांकि कोई जो एक्सपीरियंस होता है वो तो मैं शेयर ही नहीं कर पाता, बस वो मैं चल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, एक गाना डाल देता हूँ, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। स्टिल मैं उस जगह पे गया हूँ तो डाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मेरी फितरत है कि मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत उसे क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास विजडम है, थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है, बहुत कम है पर जो भी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और इंसान अपने इमोशंस, तुमने देखा होगा यार, इंसान अपने इमोशन पे ही जीता है ना। जब तुम धीरे धीरे एज और बढ़ेगी तुम समझोगे इंसान मोस्टली अपने किस पे जीता है, वो पूरे इमोशंस पे ही जीता है। इन सब को इंसान क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो आई होप तुम्हें ये बात अब समझ आ गई होगी। ठीक है, और जब वो अपनी इन्हीं चीज़ों को शेयर करता है और वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन में बनाता है ना, जब वो कोई चीज़ शेयर करता है और वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बनता है, उसी को हम कहते हैं आर्ट। जैसे कि देखो, मान लो कि तुम किसी ने बहुत ही सुंदर पहाड़ी इलाके में घूमने गए हो। मैं पहाड़ी इलाके का एग्जांपल भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ जाना पहाड़ी इलाकों में। तुम किसी पहाड़ी, हालांकि मैं पहाड़ बनाता बड़ा बेकार हूँ ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर तुम किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए हो तो तुम कुछ लोगों को देखोगे ना कि वो उसके पिक्चर लेंगे, है ना, वो उसके पिक्चर लेंगे और उस पिक्चर को शेयर करेंगे। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। मान लो वो बहुत खूबसूरत वो फ़ोटो ले ले, तो वो क्या हो जाएगा, एक आर्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो माउंटेन्स, कई लोग उसके पिक्चर लेते हैं, कई लोग उसका स्केच बनाते हैं, सेम माउंटेन है। तो इंसान अपने आर्ट को अलग अलग तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंस को अलग अलग आर्ट फॉर्म में शो करता है। ये बात सुनो ध्यान से। हालांकि मेरे हिसाब से ये इतने से टॉपिक के लिए थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई को थोड़ा एंजॉय करो, समझो। ठीक है, देखो इंसान क्या करता है ना, अपने एक्सपीरियंस को अलग अलग आर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता है, जो उसको आर्ट फॉर्म पसंद हो। किसी ने माउंटेन देखा, उसने खाली फ़ोटो लिया और फ़ोटो डाल दिया, वैसे तो बहुत ही गंदा बनाया मैंने अभी, पर किसी ने फ़ोटो लिया और उसको डाल दिया। अब मेरे जैसा इंसान क्या करेगा, हमेशा पिक्चर लेके ही डालेगा। क्यों भाई? वो स्केच वाला कला ही नहीं है, वो जीवन में आया ही नहीं कभी। लेकिन कई इंसान के पास स्केच का कला है, तो भाई वो स्केच बना देता है। कुछ इंसान वहाँ पे जाके स्टोरी बना देता है, और स्टोरी बना के फिर वो क्या करेगा, मूवी बना देगा, फिर यूट्यूब पे से मूवी बनाता है। कई इंसान आते हैं शॉर्ट्स वीडियोस बड़ा अच्छा बना देते हैं। तो इंसान क्या करता है ना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, और जब वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट। अब कोई भी जो आर्टिस्ट है ना, उसके पास कुछ चीज़ें बहुत क्रूशल है, क्रूशल मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बहुत ही कमाल की क्रिएशन कर पाए। समझो इस बात को। देखते रहना स्क्रीन पे, क्योंकि मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, उस पॉइंट से समझा रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके पास कुछ चीज़ें बहुत क्रूशल होती है। क्रूशल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी चीज़ उसको बनाना है ना, अगर उसे कोई चीज़ बहुत कमाल बनाना है तो कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के पास। जैसे कि सबसे पहले चीज़ है एक बहुत ही कमाल का इमेजिनेशन। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ।
मान लो एक आर्टिस्ट है और उसको एक मूवी बनानी है, उसको अपनी एक पूरी मूवी बनानी है। अब मूवी जो होती है ना, सबसे पहले एक राइटर उस पर स्टोरी बनाता है, ठीक है। सबसे पहले राइटर क्या होता है, स्टोरी बनाता है। जब वो स्टोरी बना रहा है तो सबसे पहली चीज़ क्या काम आती है, उसकी इमेजिनेशन। क्योंकि भाई जो ख्यालों में कहानी बन रही है उसकी, तो किसी भी आर्टिस्ट के पास सबसे पहली चीज़, हम एक आर्टिस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि वो मूवी का राइटर है, सबसे पहली चीज़ उसके पास क्या होनी चाहिए, इमेजिनेशन। वो चीज़ों को इमेजिन कर पाए, लोगों को दिखाने के पहले अपने मन में उस चीज़ को सोच पाए। सेकेंड, सेंसिबिलिटी। अगर एक मूवी राइटर है, सेंसिबिलिटी मतलब जो चीज़ उसके दिमाग में है वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और बना कुछ और ही रहा है, वो ऐसी मूवी सिर्फ फ्लॉप हो जाती है। सबसे पहले इमेजिनेशन और फिर उसमें सेंसिबिलिटी और फिर स्टेट ऑफ इमोशन। देखो इमोशन पे तो सब कुछ चलता है और अंत में क्या आएगा, उसके स्किल्स। स्किल तो देखो चाहिए ही चाहिए। अभी तो मैंने एक एग्जांपल किसका लिया था, स्टोरी बना रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं और, ताकि तुम सारे पॉइंट समझ जाओ। कोई व्यक्ति जो स्केच बना रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने स्केच को इमेजिन करेगा। उसके बाद उसको अपने स्केच को ऐसे दिखाना है कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ पाए, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसिबिलिटी। अब वो कुछ भी स्केच बना तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं कर रहा, तो कोई मतलब है उसका, नहीं। और फिर हर स्केच में कोई ना कोई क्या होगा, स्टेट ऑफ इमोशन। और लास्ट में क्या आएगा, स्किल। अब वो वेलकम के मजनू भाई को मत इमेजिन कर लेना, हालांकि उनका भी अपना अलग स्किल था, अच्छी मूवी कॉमेडी सेंस में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई जो आर्टिस्ट है उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसके पास होना चाहिए, जैसे कि इमेजिनेशन हो गया, सेंसिबिलिटी हो गई, स्टेट ऑफ इमोशन और क्या लास्ट में हो गया, स्किल्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो बहुत क्रूशल है किसी भी चीज़ का क्रिएशन करने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ आर्ट। तो अगर इसको एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में कर दिया जाए पहले, है ना, तो भाई ये इंसान की फितरत होती है कि वो जीवन में अपना जो भी चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, उसको फील कर पा रहा है, उसको वो क्या करे, शेयर करे। और जब वो इन चीज़ों को शेयर करता है और एक बहुत ही कमाल की क्रिएशन होती है, उसी हम कहते हैं कला या फिर आर्ट। एक आर्टिस्ट के पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसको सबसे अलग बनाती है, जैसे कि इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता, सेंसिबिलिटी, जो सोच रहा है उसको सामने लाने की क्षमताएं, स्टेट ऑफ इमोशन, जो भी उसके मन में भावनाएं हैं उसको सामने ला पाए, और अंत में तो उसके स्किल्स। स्किल्स तो तुम्हें पता ही है यार, बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे मेरे पास स्केच का स्किल ही नहीं है, मैं इतना स्केच नहीं बना पाता, इतना अच्छा क्या बना ही नहीं पाता, ठीक है। तो भाई मान लो मेरे अंदर इमेजिनेशन बहुत कमाल की है, मैं उसको सामने दिखाने की क्षमता भी है, इमोशंस में पूरा उसमें रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास स्केच बनाने का स्किल ही नहीं है, तो भैया कोई फ़ायदा उसका है क्या? तो उसका कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। तो ये पहला पॉइंट हमने समझा है, व्हाट इज़ आर्ट। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया मेरे हिसाब से, बाकी जगह तुम 1 मिनट में भी ये पढ़ सकते थे, लेकिन मेरा यही है, अपन आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है विजुअल आर्ट और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। देखो जो भी आर्टिस्ट जब क्रिएशन करता है ना, तो 2 टाइप का हम आर्ट देख सकते हैं उसमें। एक होता है विजुअल आर्ट और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। जो विजुअल आर्ट होता है ना, उसका एग्जांपल है पेंटिंग और स्कल्पटिंग, ठीक है। विजुअल आर्ट में क्या आ गया, पेंटिंग और स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग का मतलब होता है मूर्ति वूर्ति बनाना, और पेंटिंग का मतलब तुम जानते ही हो, है ना। तो विजुअल आर्ट में 2 चीज़ आ जाती है, पेंटिंग और स्कल्पटिंग। तुम विजुअल आर्ट थोड़ा बहुत समझ चुके होगे। दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब सॉन्ग और डांस, उसको हम क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट। तो बेसिकली जो भी तुम आर्ट देखते हो उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, विजुअल आर्ट या फिर परफॉर्मिंग आर्ट। जो आर्टिस्ट का क्रिएशन उसको 2 पार्ट में कर सकते हो, विजुअल और परफॉर्मिंग। विजुअल मतलब पेंटिंग, स्कल्पटिंग, मूर्ति और फिर पेंट करना, वो सब। और परफॉर्मिंग मतलब डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है। अब विजुअल आर्ट को ये फिलअप में आएगा तुम्हारे बोर्ड में या कहीं ना कहीं कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल के एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है कि भाई विजुअल आर्ट को एक और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दृक् कला। विजुअल आर्ट को और क्या बोलते हैं, दृक् कला। और परफॉर्मिंग आर्ट का एक और नाम क्या है, ललित या फिर आंगिक कला, ठीक है।
याद कर लो, विजुअल आर्ट को क्या बोलते हैं, दृक कला, और परफॉर्मिंग आर्ट को क्या बोलते हैं, ललित या फिर आंगिक कला। ठीक है, अब बहुत ही कमाल की बात आगे लिखी हुई है, ये जो विजुअल आर्ट है ना, विजुअल आर्ट मतलब पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल हमें प्री हिस्टोरिक समय से देखने को मिल रहा है। मतलब कब से, स्टोन एज के समय से। इतना पुराना है विजुअल आर्ट का समय, देख रहे हो, स्टोन एज के समय से हमें ये पेंटिंग वेंटिंग देखने को मिल रहा है। बस इतनी सी बात इस पैराग्राफ में है, बहुत टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। दो टाइप के आर्ट की बात करें यहाँ पे, एक है फोक और एक है क्लासिकल। बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले फोक आर्ट देख लेते हैं। फोक आर्ट जो है वो ऐसा ट्रेडिशन आर्ट है ना जो कंटिन्यू हुआ है प्री हिस्टोरिक समय से। अब इस बात को ध्यान से समझो। देखो, प्री हिस्टोरिक समय का मतलब क्या होता है ना, देखो एक हिस्ट्री होती है जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, एक होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है जिसे हम कहते हैं सिर्फ हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्री हिस्ट्री का मतलब जहाँ पे इतिहास का लिखा गया कोई एविडेंस ही नहीं है, मतलब हिस्ट्री का कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, समझ जाओगे। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिला नहीं है, समझ जाओगे, ध्यान दो। प्रोटो हिस्ट्री मतलब कुछ ना कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ मिला है ना, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हमें उस ज़माने के मिले, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ पाए नहीं हैं। और हिस्ट्री मतलब लिखा हुआ भी है और उससे हमने पढ़ भी लिया है। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है। प्री हिस्ट्री मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट बचा ही नहीं है, देखा ही नहीं हमने, है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन डॉक्यूमेंट है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए हैं। और हिस्ट्री जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट भी है उसे हम पढ़ भी लिए। तो जो फोक आर्ट है वो कब से चला हुआ आ रहा है, प्री हिस्टोरिक टाइम से, मतलब उस समय जिस समय कोई लिखना भी नहीं शुरू किया होगा, उस समय से हमें फोक आर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, द एक्सप्रेशंस ऑफ फोक आर्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। तो भाई जो फोक आर्ट है ना वो नेचुरल पार्ट है। जैसे समझाता हूँ मैं तुम्हें इस लाइन का मतलब। बोल रहे फोक आर्ट में क्या होता है कि व्यक्ति, जो भी इंसान है, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ देखता है ना वो उसे बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम बात करें, स्टोन एज से ही हमें फोक आर्ट देखने को मिल रहा है ना। इसमें क्या है ना, जो इंसान है ना इस समय पे, वो जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग में देख रहा है, कोई जानवर देख रहा है, इंसान हंटिंग कर रहा है, कोई पत्थर, कुछ भी चीज़ वो देख रहा है, प्लांट्स देख रहा है, फ्लावर्स देख रहा है, वो क्या कर रहा है, बस उसे बना दे रहा है ना। जो भी अपने नेचर में देख रहा है वो उसे क्या कर दे रहा है, उसे बना दे रहा है। ठीक है, तो फोक आर्ट क्या होता है, एक नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। जो भी इर्द गिर्द देख रहा है उस चीज़ों को वो बना रहा है। इसीलिए एक स्पॉन्टेनियस चीज़ होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब उसी समय पे उसने देखा है, वो खड़ा है, उसको देख रहा है, उसको उसने बना दिया। ठीक है, आगे तुम समझ जाओगे जब मैंने तुम्हें क्लासिकल पढ़ा दूंगा ना, तब तुम्हें फोक और समझ में आ जाएगा। पर अभी देखते हैं फोक आर्ट जो होता है वो कैसा होता है, एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इसमें। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब ग्रुप में काम करते हैं लोग। कैसे काम करते हैं, ग्रुप में। अब तुम समझ जाओगे, रुको एक सेकेंड। क्लासिकल को समझो तो फोक समझ जाओगे। क्लासिकल आर्ट जो है ये एक्सप्रेस करते हैं हम एक एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क में, एक एस्टेब्लिश फ्रेम में, जिसमें कुछ रूल होता है, और इसमें हमें बहुत लंबी ट्रेनिंग भी चाहिए होगी। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। तुमने देखा होगा ना, एक ही मैं एग्जांपल दूंगा और तुम दोनों बात समझ जाओगे। देखो, एक होता है फोक आर्ट, हालांकि ये फालतू एग्जांपल है पर मैं दे रहा हूँ ताकि तुम तुरंत कंसेप्ट समझ जाओ। फोक आर्ट और दूसरा क्लासिकल आर्ट। वो जो शादी में जो बारात में डांस करते हैं ना, नागिन डांस, और एक तुम देखोगे कथकली और ये सारे डांस। देखो मैंने फोक आर्ट में नागिन डांस को लिख दिया, अच्छा ऐसा है नहीं पर समझना समझाने के लिए, और क्लासिकल आर्ट में कथकली डांस को। देखो फोक आर्ट में नागिन डांस जो है ना, उसमें तुम्हें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो गाना बजेगा तुम करना शुरू कर दोगे। लेकिन क्लासिकल आर्ट जो कोई कथकली ये सब है भाई, इसमें बहुत ही लंबे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लिखा है ना प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब तुम्हें शायद समझ में आया होगा। अब ये जो होता है ना फोक आर्ट, ये स्पॉन्टेनियस होता है भाई। देखो लिखा है ना इसका, ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, कि भाई गाना बजा और तुम सीधा एकदम मतलब भयंकर सा डांस वांस करके घर आ जाओगे। स्पॉन्टेनियस होता है ये। लेकिन भाई क्लासिकल ऐसा नहीं होता है, उसमें रूल होता है ना। क्लासिकल में क्या होता है, रूल होता है भाई। ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया पहले खड़े होकर डांस कर दिए, फिर सो के डांस कर दिए, 4 लोग बीन बजा दिए, ना 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 भाई, पूरा रूल फॉलो करना पड़ता है।
लेकिन फोक आर्ट में ऐसा कोई रूल शूल है नहीं, एकदम स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल बिंदास, जो तुम देख रहे हो वैसे डांस कर दो। तो ये एकदम मैंने कुछ एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें ये जितने भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई हैं वो अब पूरी समझ में आ गई होगी और पेपर में भी अब तुम लिख पाओगे। ठीक है, तो आप वापस से इस पैराग्राफ को देख लो। जो फोक आर्ट है वो पीपल्स वे ऑफ लिविंग है भाई, इसमें बहुत कोई रूल रेगुलेशन होते नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस होता है कि बस गाना बजा और तुमने कर दिया। एग्जाम्पल दिया मैं मस्ती के लिए। ये कैसा होता है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इसमें, एकदम पूरे ग्रुप में लोग काम करते हैं। लेकिन क्लासिकल आर्ट जो है भाई उसमें एकदम रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही लंबी ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय की ट्रेनिंग चाहिए होती है और तब तुम इसे मास्टरी कर पाते हो। ठीक है, ओके चलो ये समझ गए होगे। अब देखते हैं स्टाइल इन आर्ट। अब आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। देखो भाई हर कलाकार का ना अपना तरीका होता है काम करने का। बाहर बारिश हो रही है तो शायद आवाज़ आ रहा होगा शायद, तो कोई बात नहीं, बारिश को थोड़ी रोक सकते हैं यार, इतने बड़े कलाकार थोड़ी कि बारिश रोक दे। तो देखो आर्टिस्ट जो होता है ना उसका अपना तरीका होता है काम करने का। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज स्टाइल ऑफ आर्ट। तो हर व्यक्ति का अपना तरीका है काम करने का और उसके अपने तरीके को अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल ऑफ आर्ट। जैसे हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका है ना, हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाता है, कोई सही गलत नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के स्टाइल को बहुत लोग फॉलो करने लगे, व्हेन अ स्टाइल इज़ अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लोग फॉलो करने लगे और बहुत लंबे समय तक फॉलो करने लगे, तो वो क्या बन जाता है भाई, ट्रेडिशन। तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडिशन। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पढ़ाने के तरीके को बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक फॉलो कर लें, हालांकि मैं खुद दूसरों से सीखता हूँ, पर ऐसा कुछ हो गया जीवन में कभी, तो भाई मेरा क्या हो जाएगा, मतलब जिस मेरे पढ़ाने का तरीका है क्या बन जाएगा, एक ट्रेडिशन बन जाएगा। हालांकि ऐसे ही तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई फॉलो कर ले बहुत लंबे समय तक तो क्या बन जाएगा, वो ट्रेडिशन बन जाएगा। ठीक है, सच ट्रेडिशंस गेट एस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल। ऐसे ट्रेडिशन को अपन क्या बोल देते हैं भाई, एक आर्ट का स्टाइल। ठीक है, बहुत सारे आर्ट स्टाइल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कल्चर में। ठीक है, अलग अलग रीजन में। अब ये तो इतना कुछ वो नहीं है, यहाँ से इतना सवाल नहीं आएगा, थोड़ी छोटी मोटी बात थी। मेन चीज़ आएगा यहाँ पे, एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग देख लेते हैं, वो है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक किसका एग्जाम्पल है भाई, आर्ट स्टाइल का, जब भी हम पढ़ रहे थे। अब जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, ये शुरू हुआ था लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी कॉमन एरा। सी मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी का मतलब होता है, देखो आज समझ लो, जब कहीं बोलूँगा 17th सेंचुरी मतलब 1650 से लेके 1700, ये होता है लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी मतलब पीछे जाना होता है। देखो अगर कोई तुम्हें बोलते 17th सेंचुरी, ठीक है, तुम यहाँ पर लिख दो 1700 और यहाँ पे आ जाएगा 1600 ये होता है 17th सेंचुरी। पर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी मतलब 1650 के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1650 के बाद मतलब 1650 से 1700 के बीच में क्या शुरू हुआ था, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। लिखा हुआ है देखो, कहाँ गया, द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन डेवलप्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी कॉमन एरा। मतलब 17th सेंचुरी 1650 के बाद ये शुरू हो गया था। अब इसमें क्या है, इस पेंटिंग में द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स। तो भाई यहाँ पे तुम्हें पेंटिंग कैसे देखने को मिलेगी, एकदम कलर्ड पेंटिंग्स। और कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या पेपर पे देखने को मिलेगी, है ना, या दीवारों पे देखने को मिलेगी, या कपड़ों पे देखने को मिलेगी, तो देखते हैं। तो भाई ये जो स्टाइल है ये कलर्ड पेंटिंग, और ये तुम्हें मुराल पे देखने को मिलेगा और मिनिएचर पे देखने को मिलेगा। मुराल्स का मतलब होता है वॉल पेंटिंग, दीवारों पे पेंटिंग, और मिनिएचर का मतलब होता है कपड़ों पे पेंटिंग या पेपर पे पेंटिंग, उसे हम कहते हैं मिनिएचर। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जब इंसान व्यक्ति अपने हाथों से ही लिखता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कब डेवलप हुआ था, ये हुआ था लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में। ठीक है, ये क्या इसमें है, इसमें है कलर्ड पेंटिंग। कहाँ कहाँ पे कलर्ड पेंटिंग, तो दीवारों पे भी है मतलब मुराल्स पे भी है, और कपड़ों पे भी है, और साथ साथ में कागज़ों पे भी है मतलब मिनिएचर्स। कहाँ यूज़ किया गया था, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे। देखो M³ हो गया ये। ठीक है, ओके, ये तुम्हें कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो तुम्हें ये ओल्ड वाड़ा में देखने को मिल सकता है, जैसे वही एक इलाका है,
फिर मीनावली एक जगह है, फिर शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, उसके बाद में सातारा एक जगह है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में सारी जगह है, यहाँ पे तुम्हें पेंटिंग देखने को मिल सकती है। ये लोग प्रभावित, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग प्रभावित कहाँ से हुआ है, प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है, तो वो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। तो देखो एक पेंटिंग होगा राजपूत, एक पेंटिंग है यूरोपियन, इन दोनों से प्रभावित होकर कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मैं रिवाइज करा के याद करा दूंगा, टेंशन मतलब, सुन लो पूरा। ये जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, इसको देख के हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, उस ज़माने का लाइफस्टाइल समझ सकते हैं, उस ज़माने का अटायर, अटायर का मतलब होता है किस तरीके से कपड़ा पहनते थे वो लोग, वेशभूषा, अटायर, और हम उनका कस्टम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम क्या है, कस्टम का मतलब भी वर्ड मुझे नहीं आ रहा, अपन नियम, उनके रहन सहन, जीने का तरीका, है ना, एग्जैक्ट वर्ड में भूल गया, परंपरा उनका, है ना, कस्टम को कह सकते हो, उनके परंपरा को तुम समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक एग्जाम्पल है आर्ट स्टाइल का, कब डेवलप हुआ था, लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में। ये कलर्ड पेंटिंग, यहाँ पे तुम्हें कलर्ड पेंटिंग देखने को मिलेगा, कहाँ पे, तो दीवालों पे मतलब मुराल्स पे, और साथ साथ में मिनिएचर, मिनिएचर मतलब कपड़ों पे और कागज़ों पे। साथ साथ में ये तुम्हें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, तो सतारा में देख सकते हो, वही में देख सकते हो, मीनावली में देख सकते हो। ये इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, तो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग से मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था। अच्छा, अगर तुम इस पेंटिंग को देखोगे तो तुम समझ सकते हो किन चीज़ों को, तुम समझ सकते हो उनका लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा पहनने का तरीका, उनका क्या नियम कायदा था, कस्टम क्या थे, परंपराएं क्या थी, इन सारी चीज़ों को तुम पेंटिंग देख के समझ सकते हो। तो आई होप तुम्हें फर्स्ट पेज समझ आ गया होगा, और मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ाने में 22 मिनट लग गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए समझ समझ के। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके सेकेंड पेज, जो कि होगा पेज नंबर 23। ये तो 22 है, नेक्स्ट आएगा 23। थैंक यू।